नमस्कार। राजस्थान में एक ऐसी जगह है जिसे लखनऊ भी कहते हैं और टाटा नगर भी। है ना कमाल की बात। आज हम इन पुराने हाथ से लिखे नोट्स को अपनी गाइड बनाएंगे और टोंक के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का सफ़रनामा। हम सबसे पहले जानेंगे कि टोंक के इतने सारे नाम क्यों हैं, फिर हम इसकी ज़मीन और नदियों को समझेंगे, इसके बाद इसकी इंडस्ट्रीज़ और इतिहास की गहराई में उतरेंगे और आखिर में इसके शानदार खजानों का दौरा करेंगे। हर शहर की अपनी एक पहचान होती है ना? पर टोंक की तो कई पहचानें हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके अलग अलग नामों के पीछे छिपी कहानियों को जानते हैं। देखिए, हमारी सारी जानकारी इन्हीं हाथ से लिखे नोट से आ रही है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि टोंक को किन किन नामों से जाना जाता था। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि इतिहास के वो सुराग हैं जो हमें इसकी असली कहानी तक ले जाएंगे। तो मतलब क्या है इन नामों का? देखिए, राजस्थान का लखनऊ और नवाबों का शहर, ये नाम हमें इसकी नवाबी तहजीब और शाही अंदाज की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प नाम है राजस्थान का टाटा नगर। ये नाम हमें एक ऐसे अतीत की ओर ले जाता है जिसके बारे में हम आगे बहुत कुछ जानने वाले हैं। किसी भी जगह का जो किरदार होता है ना, वो वहाँ की ज़मीन और पानी से बनता है। तो चलिए अब अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं और टोंक के भूगोल को समझते हैं। देखते हैं कि यहाँ की नदियों ने इसकी कहानी को कैसे शक्ल दी है। इन नोट्स को अगर हम ध्यान से देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। टोंक की कहानी उसकी नदियों के बिना एकदम अधूरी है। यही तो है इसकी असली जीवन रेखा। बनास नदी तो इस पूरे इलाके की जान है, लेकिन सहोदरा, डाई और खारी नदियां भी इसमें आकर मिलती हैं। और सोचिए जरा, यहाँ एक त्रिवेणी संगम भी है, एक ऐसी जगह जहाँ ये तीन नदियां एक हो जाती हैं। ये सिर्फ भूगोल नहीं, बल्कि आस्था का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। और इसी बनास नदी पर बना है बीसलपुर बांध। ये सिर्फ एक डैम नहीं, बल्कि एक वरदान है। ये ना सिर्फ टोंक की, बल्कि जयपुर और अजमेर जैसे बड़े शहरों की भी प्यास बुझाता है। सच कहें तो ये आज के राजस्थान की एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है। अच्छा, जहाँ पानी होता है वहाँ जिंदगी होती है, और जहाँ जिंदगी होती है वहाँ उद्योग और हुनर भी पनपते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि टोंक की जमीन में और यहाँ के लोगों के हाथों में कौन सा खजाना छिपा है। और एक बार फिर ये नोट्स हमें सीधे मुद्दे पर ले आते हैं। यहाँ चमड़े से लेकर तांबे तक टोंक की आर्थिक ताकत का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। यहाँ के कारीगरों के हाथ चमड़े और नमदे को कला में बदल देते हैं। नमदा मतलब ऊन से बने खूबसूरत गलीचे। जमीन के नीचे तांबे का खजाना है। और इतना ही नहीं, आविनागर में भेड़ों और ऊन पर देश का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर भी यहीं टोंक में ही है। तो अब वक्त है थोड़ा समय में पीछे चलने का। हम टोंक की नई कहानी से शुरू करके जमीन के नीचे दबी एक पूरी की पूरी खोई हुई सभ्यता तक पहुंचेंगे। तैयार हैं? देखिए, इसका मॉडर्न इतिहास तो सीधा सा है। अंग्रेजों ने इस रियासत को बनाया और 1949 में ये राजस्थान का हिस्सा बन गया। लेकिन ये तो बस ऊपर की कहानी है। असली रहस्य तो जमीन के कई फुट नीचे दफन था। और वो रहस्य है रेड सभ्यता। ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, बल्कि लौह युग का एक बहुत बड़ा और अमीर शहर था। और इसका सबूत जरा सोचिए, एक ही जगह से 3075 चांदी के सिक्के मिले। ये उस जमाने की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। और इसीलिए इन नोट्स में इसे एक शानदार नाम दिया गया है, प्राचीन भारत का टाटा नगर। आज के मशहूर इंडस्ट्रियल शहर टाटा नगर से इसकी तुलना की गई है। ये बताता है कि ये जगह सिर्फ एक बस्ती नहीं, बल्कि अपने समय का एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस थी, जहां बड़े पैमाने पर सिक्के और औजार बनाए जाते थे। तो हमने जमीन, इतिहास और अर्थव्यवस्था सब देख लिया। अब हमारे सफर के आखिरी और शायद सबसे खूबसूरत पड़ाव पर चलते हैं। अब हम टोंक की वास्तुकला और संस्कृति के नायाब नगीनों को देखने वाले हैं। ये नोट्स हमें टोंक के दो शाही ठिकानों की कहानी सुनाते हैं। एक है मुबारक महल और दूसरी है सुनहरी कोठी। दोनों की अपनी अपनी एक अलग ही दास्तां है। एक तरफ है मुबारक महल, जो अपनी एक बहुत ही अनोखी परंपरा, ईद पर ऊंट की कुर्बानी के लिए मशहूर था। और दूसरी तरफ है सुनहरी कोठी, जिसे शीश महल भी कहते हैं। और ये नाम ही सब कुछ बता देता है। ये 4 मंजिला इमारत अपनी शीशे की शानदार कारीगरी से किसी की भी आंखें चकाचौंध कर सकती है। लेकिन टोंक में सिर्फ शाही दीवारें ही नहीं हैं, यहाँ ज्ञान की भी एक बहुत मजबूत विरासत रही है। ये नोट्स हमें यहाँ के 2 बहुत अहम ज्ञान के मंदिरों की ओर ले जाते हैं। यहाँ का अरबी फारसी शोध संस्थान है, जो सदियों पुराने दस्तावेजों को संभाल कर रखता है।
तो वहीं बनस्थली विद्यापीठ है, जो 1935 से महिला शिक्षा की मशाल जला रहा है। और इन संस्थानों की दीवारों के बाहर यहाँ की गलियों में गूंजती है चार बेत, एक जोशीली काव्य गायन शैली जो टोंक की असली सांस्कृतिक धड़कन है। तो ये था टोंक, एक ऐसा शहर जिसमें नवाबी तहजीब भी है और प्राचीन भारत की औद्योगिक शक्ति भी। हमारा ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन एक सवाल के साथ कि हमारे देश के इतिहास में ऐसे और कितने टाटा नगर और लखनऊ गुमनाम पड़े हैं, जो बस इस इंतज़ार में है कि कोई आए और उनकी कहानी दुनिया को सुनाए।